Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में आप सभी को पता है कि हम आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 9 दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका हिस्ट्री एंड प्रोविजंस आपके क्विक रिकैप सेशन में कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है आपकी क्विक रिकैप सेशन एंड महामैराथन क्लासेस चल रही हैं। महामैराथन क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड क्विक रिकैप सेशन में हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके डिफरेंट यूनिट से रहते हैं उनके कंटेंट को आप तक प्रोवाइड करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आपने हमारे पुराने क्विक रिकैप सेशंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एंड जो हमारी महामैराथन क्लासेस होती हैं वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाने का मोटिव था कि एनवायरमेंट को हमें कंजर्व करना है, उसको प्रिवेंट करना है, उसके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और 1991 में इसको बदला गया था, अमेंडमेंट किया गया था। तो इसके हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिकली क्या उद्देश्य थे, क्यों इसको लाया गया, किस तरह से EIA के बारे में यहाँ पर बताया गया, सस्टेनेबल यूज़ हमें करना था। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में इसका प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसके क्या अधिनियम है। तो आइए उन अधिनियम को जानेंगे। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986, इसको रेफर किया जाता है एज EPA 1986, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये एक सिग्निफिकेंट पीस है ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया की लेजिस्लेशन का एक सिग्निफिकेंट पीस है दैट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, जिसको इनेक्ट किया गया ताकि ये क्या कर सके, ये आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और उसके कंजर्वेशन के लिए एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर सके। द एक्ट वॉज पास्ड इन रिस्पॉन्स, ये जो एक्ट है ये पास हुआ इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जिस तरह से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा था डे बाई डे, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि उसको कैसे बचाया जाए, इस वजह से इस एक्ट को पास किया गया, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। एंड द नीड टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारी ज़रूरत थी कि हमें अपने एनवायरमेंट की सुरक्षा करनी है और हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हमें बचाना है, क्योंकि ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी अपकमिंग जनरेशन को नहीं मिलेंगे और हमारी नीड भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। क्योंकि हम सबको पता है कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पे, हम अपने एनवायरमेंट पे फुली डिपेंडेंट हैं। अगर हमारा एनवायरमेंट नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगी तो विदाउट दैम वी कांट सर्वाइव। तो हमारे सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का और एनवायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी अपकमिंग जनरेशन के सर्वाइवल के लिए हमें अपने एनवायरमेंट को क्या करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको कंजर्व करना होगा। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि वीडियो के साथ आपको लास्ट तक बने रहना है, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा और अगर वो क्वेश्चन में आ गया तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, है ना। आपको लगेगा काश हमने देख लिया होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC NET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कहाँ थे हम? हाँ यस, तो हम पढ़ रहे थे The act was passed in response to growing concern about environmental degradation। जो आपका एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को पास किया गया था, और जो हमारी नीड थी कि हमें अपने एनवायरमेंट को, अपने नेचुरल सोर्सेज को सेफगार्ड करना है उसके लिए। Here are some key features and provisions। तो यहाँ पर कुछ की फीचर्स हैं, कुछ हमारे प्रोविजंस हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के। तो आइए उनको जानेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे अक्सर EPA 1986 के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है। क्या है? भारत में ये एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे पर्यावरण संरक्षण और संरक्षणों के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है। यह अधिनियम पर्यावरण क्षरण के बारे में बढ़ती चिंताओं और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की आवश्यकता के जवाब में पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और प्रावधान हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या है वो। तो देखिए,
अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, तो सबसे पहले आइए इसका प्रभाव जानेंगे कि EIA का प्रभाव क्या था। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, इतना सफिशिएंट है। ओके, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो द एक्ट मैंडेट्स द प्रिपरेशन, जो एक्ट है आपका ये मैंडेट करता है किसको, प्रिपरेशन को ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रिपरेशन को ये एक्ट जो है ये हमारा क्या करता है, ये मैंडेट करता है। एंड फॉर सर्टेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मैंडेट करता है, ताकि क्या किया जा सके, पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एवेल्यूएट किया जा सके, क्योंकि ये क्या है, ये क्रूशियल स्टेप है, हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें ये क्रूशियल स्टेप लेना होगा, ठीक है। सो एक अधिनियम कुछ विकास परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA तैयार करने का आदेश देता है, ताकि उन्हें संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। एंड ये सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानेंगे कुछ नियामक प्राधिकरण यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में। तो देखिए, द EPA 1986 इसने स्टैब्लिश किया था एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, दोनों ही सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पर हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सेट किया गया था EPA 1986 ने, टू एनफोर्स एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, ताकि एनवायरमेंटल के एनवायरमेंट लॉज एंड उसके रेगुलेशंस को क्या किया जा सके, एनफोर्स किया जा सके। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज CPCB एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB, इन्होंने की रोल्स जो थे वो प्ले किए थे इसके रिगार्डिंग में। सो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आपका पर्यावरण कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक प्राधिकरण स्थापित करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाउ आगे देखेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन कैसे होता है। आइए देखिए, द एक्ट एस्टैब्लिश रोबस्ट रेगुलेशन, जो हमारा एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था उसमें रोबस्ट रेगुलेशंस को इस्टेब्लिश किया था, ताकि क्या किया जा सके, एयर को और वाटर पोल्यूशन को एड्रेस किया जा सके, एज वेल एज जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो भी वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको हम एड्रेस कर सके, किस तरह से हमें अपने वेस्ट को मैनेज करना है। एंड जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेस हमारे निकलते हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि हमारा जो म्यूनिसिपल वेस्ट से निकलता है, जो हमारा सीवेज वेस्ट से निकलता है, या फिर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता है, वहाँ से जो भी हैजार्डस सब्सटेंसेस निकलते हैं उनको हमें क्या कर देना है, उनको हमें डिग्रेड कर देना है, ठीक है, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या करें, कोई भी पोल्यूशन को क्रिएट ना करें और किसी के लिए भी जो हो वो हार्मफुल ना रहें। यह अधिनियम वायु और जल प्रदूषण के साथ साथ खतरनाक पदार्थों और अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए मजबूत नियम स्थापित करता है। इट सेट स्टैंडर्ड, ये क्या करता है, स्टैंडर्ड को सेट करता है फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस मटेरियल, जो भी हैजार्डस मटेरियल होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसके लिए मानक तैयार करता है। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ पोल्यूशन, और जो आपका पोल्यूशन है उसके रिस्क को मिनिमाइज करता है कि पोल्यूशन को थोड़ा कम किया जाए। एंड ह्यूमन हेल्थ को सेफ गार्ड किया जाए, ह्यूमन हेल्थ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि पोल्यूशन क्या करता है, हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो ये खतरनाक सामग्रियों के संचालन और निपटान के लिए मानक निर्धारित करता है, जिससे प्रदूषण के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। द एक्ट ऑल्सो एनकरेजेस वेस्ट रिडक्शन, ये जो एक्ट है ये एनकरेज करता है कि आपके वेस्ट को कैसे आपको कम करना है, वेस्ट को रिसाइकिल कैसे करना है। हम लोगों ने 3R पढ़े हुए हैं, है ना, 3R हमने पढ़ा हुआ है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कोशिश करनी है कि जो वेस्ट है उसको कम करें, कम करने के साथ साथ जितना वेस्ट है उसको हम रीयूज़ भी करें, दोबारा यूज़ कर सकें एंड दोबारा उसको रिसाइकिल कर सकें, उसको किसी नए प्रोडक्ट में हम चेंज कर सकें। सो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये तीनों आर हमें फॉलो करने हैं सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड क्लीन बना सकें। ओके, एंड रिसोर्स रिकवरी, रिकवरी करें, रिसोर्सेज को दोबारा से रिकवर करें। प्रमोटिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को क्या करें, आगे प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दें। यह अधिनियम अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति को भी प्रोत्साहित करता है तथा टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है।
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। इतना पढ़ने के बाद आइए देखेंगे कि कैसे आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, कैसे आपको अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण हमें कैसे करना है। पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की इम्पोर्टेंस का पता लगाना है एंड अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है कि जितनी भी स्पीशीज़ हमारे स्पीशीज़ की जो भी हमारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है वो पाई जाए हमारे इन्वायरमेंट में। एंड द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजंस, ये जो एक्ट है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सकें, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकें, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकें एंड स्पेशली उनके नेचुरल हैबिटेट्स की। क्योंकि हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंट क्यों होती हैं, क्योंकि जब उनको एनवायरमेंट नहीं मिलता, जिस भी नेचुरल हैबिटेट में वो रह रहे होते हैं, जब उनको वो हैबिटेट नहीं मिलता तो वो कहीं और जाते हैं और वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन से, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं और इस तरह से जो उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो एक्सटेंट होती जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए अधिनियम में वनों, वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इट एस्टैब्लिशेस प्रोटेक्टेड एरियाज। इन्होंने क्या किए हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं। जैसे कि आपको पता होगा इन एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने हैं, नेशनल पार्क्स बने हैं, है ना, आपके कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह बनाए गए हैं सो दैट आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, आपके फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड प्रोहिबिट्स एक्टिविटीज़, और कुछ उन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया है दैट कुड हार्म एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और देयर हैबिटेट, जैसे कि आपके हंटिंग को मना किया गया है। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़ जो कि हार्म करती थी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को और उनके हैबिटेट्स को, तो उसको ख़त्म किया गया है। ये संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है तथा ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाता है जो लुप्तप्राय प्रजातियों या उनके आवासों को क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। थर्ड, दीज मेजर्स एंश्योर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ये जो मेजर्स होते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं एंड हमारे नेचुरल हेरिटेज जो है उसको प्रिजर्व करते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। वही सब चीज़ें बार बार आ रही हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यह उपाय भावी पीढ़ियों के लिए हमारी प्राकृतिक विरासत के सतत प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। अब देखिए ये तो सब हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि क्या हमारी चुनौतियाँ रहती हैं और क्या भविष्य की दिशाएँ रहती हैं। तो वाइल द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सेवरल चेंजेस रिमेन। जब हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को सिग्निफिकेंट बनाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो कुछ चैलेंजेस अभी भी रह गए थे। यद्यपि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की, पर फिर भी कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। तो वो चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों में हम कह सकते हैं कि दीज इंक्लूड्स एंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है, एनफोर्समेंट करना है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का, तो उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना भी खुद में एक बड़ा टास्क है। एड्रेस इमर्जिंग इशूज़, जो भी नए नए इश्यूज़ इमर्ज हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम हमें एड्रेस करते रहना, जैसे कि हमारा क्लाइमेट चेंज है क्योंकि ये तो चेंज होता ही रहता है। एंड जो भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन नाउअडेज बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो जो भी ऐसे हमारे इमर्जिंग इश्यूज़ रहते हैं उन पे हमें वर्क करते रहना है। एंड फॉस्टरिंग ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमारे एनवायरमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, जो हमारी पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन कराना है, उनको हमें अवेयर करना है। तो उनको हम अवेयर कर रहे हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे कि हम आपका 5 जून का एनवायरमेंटल डे जो मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वहाँ पर हम जो लोग हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसको क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि उसको किस तरह से आपके अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इनमें पर्यावरण संबंधी नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे उभरते मुद्दों का समाधान करना तथा पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकाधिक सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। नेक्स्ट है टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। अगर हमें इन चैलेंजेस से एड्रेस करना है तो हमें कंटिन्यूस एफर्ट्स जो है वो करते रहने होंगे, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन करने में, पब्लिक अवेयरनेस को इन्हांस करने में, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमें कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स देने होंगे। हमें कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना, क्योंकि कुछ भी अगर हम करेंगे तो वो हम मिल बांट कर सकते हैं, सब हम कोलैबोरेट होकर कर सकते हैं, अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। तो हमें वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करना है,
है जिसमें हमारा गवर्नमेंट आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, सिविल सोसाइटीज़ आएंगे, ऑब्वियसली आपके सिटीजन्स आएंगे। तो इन सबको मिलके क्या करना है, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, उस सब में इनकी अवेयरनेस जो है वो देखनी है, या फिर हम कह सकते हैं इन्हें अपना योगदान देना है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, जन जागरूकता बढ़ाने और सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और नागरिक सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ना लास्ट में जब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो आइए जानेंगे क्या कंक्लूजन निकला, उसको वाइंड अप करते हैं जल्दी से। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक इंस्ट्रूमेंटल रहा एक लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करने में, जिसने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को क्या किया है, प्रमोट किया है। और पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाया कि पब्लिक जो है पार्टिसिपेट करेगी अवेयरनेस पहुँचाने में और अपना इन्वॉल्वमेंट देगी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। बाय एड्रेसिंग पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को एड्रेस करेंगे, बिल्कुल पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे ध्यान रखना है, और कंजर्वेशन, ये कुछ टर्म्स थी। ये जो एक्ट है ये प्ले करता है एक वाइटल रोल हमारे प्लेनेट, जो हमारा प्लेनेट है उसको हम सस्टेनेबल आने वाले टाइम के लिए हम उसको संरक्षित करके रख सकें, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये एक टेस्टामेंट की तरह सर्व करता है, बिल्कुल ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इट सर्व एज अ टेस्टामेंट टू आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें ये एज अ टेस्टामेंट वर्क कर रहा है, सर्व कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, नर्चर कर रहा है एंड ऑब्वियसली प्रोटेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, हमारी जो भी जनरेशन आने वाली है अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो निष्कर्ष आपका निकलता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाले कानूनी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदूषण अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण को संबोधित करके यह अधिनियम एक स्थायी भविष्य के लिए हमारे ग्रह की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को पोषित करने और उसकी रक्षा करने में हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी का प्रमाण है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक करें एंड शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन है आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल, आई होप सो दैट्स ऑल। मिलेंगे अपनी नए वीडियो में नए सेशन के साथ, हो सकता है हम मैराथन क्लास में मिलें या फिर हम क्विक रिकैप सेशन में ही दोबारा से मिलें। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।